गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरावली पब्लिक स्कूल के जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं मनमोहन शर्मा, बायोलॉजी लेक्चरर। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आपसे अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकारों पर आपसे चर्चा की। आपको हम बता दें, अलैंगिक जनन किसी भी बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि भाई अलैंगिक जनन इतने प्रकार का होता है, फिक्स नहीं है। मेजरली हमने बोला था, मेजरली का मतलब मुख्य रूप से, और आपको हमने यही बोला था कि अलैंगिक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से 4 भागों में क्या होता है, बटा होता है। वैसे इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, मेजरली बोला था हमने मुख्य रूप से, जिनमें पहला पॉइंट आपको मैंने बताया था विखंडन विधि द्वारा। दूसरा है अलैंगिक जनन की दूसरा जो प्रकार है वो है आपका बहुविखंडन, वो है खंडन। तीसरा है मुकुलन और चौथा है बीजाणुओं के द्वारा। इसके अलावा पुनरुद्भवन के द्वारा भी होता है, इसके अलावा जैम्यूल के द्वारा भी होता है, इसके अलावा कायिक प्रवर्धन के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। यानी कि अलैंगिक जनन कई प्रकारों से होता है और हम उन सभी प्रकारों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जबकि आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर केवल और केवल उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, कि अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, विखंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है, बीजाणुओं के अलावा खंडन विधि के द्वारा होता है, कायिक प्रवर्धन की क्रिया के द्वारा होता है। पुनरुद्भवन का तो वहां भी उल्लेख नहीं कर रखा है, फिर भी हम आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो हम आपको जो कल बताया था उसके बारे में बारी बारी से संक्षिप्त में जो कल आपको पढ़ाया था उस पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बात की थी विखंडन के ऊपर। विखंडन क्या है? विखंडन का अर्थ होता है टूटना। विखंडन विधि के बारे में बात की थी हमने, पहली विधि थी कल जो हमने पढ़ा था विखंडन विधि, और विखंडन का अर्थ होता है टूटना, ठीक है। और विखंडन में हमने बताया कि एक जनक की कोशिका, ये जनक की कोशिका है, ठीक है, पैरेंटल सेल है, या किसी जीव का क्या है, शरीर है, बॉडी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी जीव का शरीर है या किसी जनक की कोशिका है। और ये कोशिका जो है, ठीक है, वो 2 खंडों में टूटे, ठीक है। ये कोशिका 2 समान आकार की, ठीक है, 2 समान आकार की कोशिकाओं में क्या हो जाए, टूट जाए। जब किसी जीव का शरीर या जनक की कोशिका 2 समान आकार की कोशिकाओं में क्या हो जाती है, टूट जाती है, और टूटने के पश्चात प्रत्येक टूटा हुआ खंड एक पूर्ण रूप से विकसित जीव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है, द्विविखंडन कहा जाता है। यह हमने आपको बताया जनक की कोशिका या कोई जीव के शरीर, जनक की कोशिका या किसी जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में समान आकार की कोशिकाओं में क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है। और ये टूटी हुई प्रत्येक कोशिका जो होती है, टूटी हुई जो प्रत्येक कोशिका होती है वो विभाजित यानी कि विकसित होकर के, वयस्क में परिवर्तित होकर के एक नए जीव का क्या करती है, निर्माण करने का कार्य करती है। इसलिए आपको हमने बताया कि विखंडन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नाम से वैसे स्पष्ट लग रहा है, पहला है द्विविखंडन और दूसरा है बहुविखंडन। बहुविखंडन एक को बोलते हैं बाइनरी फिजन और दूसरे को बोलते हैं मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। द्वि का मतलब है 2 बार, विखंडन का मतलब है टूटना। कौन 2 बार टूटता है, कायिक कोशिका या किसी जीव का शरीर। जब किसी जीव की कायिक कोशिका या किसी जीव का शरीर 2 भागों में क्या हो जाए, टूट जाए, और टूटा हुआ प्रत्येक खंड एक नए जीव के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, जिसे द्विविखंडन कहते हैं। और आपको बता दूं, द्विविखंडन करने वाले जो जीव होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं,
उनकी मृत्यु जो होती है वो बहुत ही विरल होती है, अर्थात वो मोस्टली कैसे होते हैं, अमर होते हैं। द्विविखंडन करने वाले जीव कैसे होते हैं, अमर होते हैं। आपसे पूछा जाए कि कौन सा जनन करने वाले जीव या किस प्रकार का अलैंगिक जनन करने वाले जीव अमर होते हैं, तो द्विविखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है, वो कभी मरते नहीं है, वो हमेशा कैसे होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल का अर्थ होता है वो अमर होते हैं, ठीक है, कभी मरते नहीं है। जिसका उदाहरण मैंने आपको अमीबा का आपको दिया, ये अमीबा है और अमीबा के अंदर ये क्या है, केंद्रक है। ये केंद्रक कैसा हो जाता है, दीर्घित अवस्था में आ जाता है। तो आपको मैंने डायग्राम में बताया कि ये केंद्रक जो गोलाकार है वो इस तरीके से दीर्घित हो गया, लंबा हो गया। साथ में इनकी जो कोशिका होते हैं वो बीच में से क्या बनने लगती है, उनके अंदर खांचे बनने लगती है। धीरे धीरे खांच क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक स्थिति आती है कि ये केंद्रक जो होता है वो दो भागों में क्या हो जाता है, टूट करके अलग हो जाता है। और ये जो खांच होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इस तरीके से, और कुछ समय पश्चात एक पूर्ण रूप से खांच क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और दो समान आकार के अमीबीय जंतुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यानी कि अमीबा का एक शरीर है, वो जब विखंडित होता है, ठीक है, यानी कि टूटता है, तो यहाँ पर दो बार टूट गया, तो वो कहलाएगा द्विविखंडन, ठीक है। तो अमीबा के अंदर क्या पाया जाता है, द्विविखंडन पाया जाता है। दूसरा हमने आपसे बात की थी, अमीबा है, पैरामीशियम है, जुगलिना है, डाइटम्स है, इन सभी के अंदर द्विविखंडन पाया जाता है। बहुविखंडन में मैंने बताया कि जब जनक की कोशिका या जीव का शरीर दो या दो से अधिक समान आकार की कोशिकाओं में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और प्रत्येक कोशिका या प्रत्येक खंड, ठीक है, कुछ समय पश्चात विकसित होकर के पूर्ण रूप से जीव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, बहुविखंडन। बहु का मतलब अनेक बार, विखंडन का मतलब है टूटना, अर्थात जब किसी जीव के जनक की कोशिका या उसका शरीर अनेक खंडों में क्या हो जाए, टूट जाए, ठीक है, और प्रत्येक टूटा हुआ खंड, ठीक है, प्रत्येक टूटा हुआ खंड एक नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। प्रत्येक टूटा हुआ खंड एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है, बहुविखंडन। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, खास तौर से प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस में। प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का ये क्या है, केंद्रक है, और ये केंद्रक जो होता है वो अनेक खंडों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, अनेक खंडों में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है, और विखंडित होने के पश्चात प्रत्येक टूटा हुआ जो खंड होता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, और विकसित होने के पश्चात क्या है, एक नए जीव के रूप में क्या हो जाता है, ये विकसित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। खास तौर से आपको पता है प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का क्या होता है, परिजीवी होता है। मलेरिया रोग का परिजीवी होता है प्लाज्मोडियम जो होता है। तो ये हमने बात की थी पहले पॉइंट के, विखंडन के बारे में। विखंडन के बाद हमने आपसे चर्चा की थी किसके बारे में, खंडन विधि के बारे में। आपको मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के जो पादप होते हैं, जैसे रिक्सिया है, मार्केंसिया है, ब्रायोफाइटा पादप होते हैं, इनका पादप खंड जो होता है वो अनेक खंडों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और प्रत्येक टूटा हुआ खंड जो होता है वो कुछ समय पश्चात पूर्ण रूप से वयस्क जीव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है खंडन विधि। खंडन विधि ब्रायोफाइटा, रिक्सिया, मार्केंसिया आदि पादपों के अंदर पाया जाता है। देखिए, इसके बाद हमने आपसे बात की थी किसके बारे में, मुकुलन विधि के बारे में, बडिंग विधि के बारे में। मुकुलन विधि कई प्रकार की होती है, ठीक है, परंतु मैंने एक सामान्य मुकुलन विधि आपके दे रखा है, इसलिए सामान्य मुकुलन विधि के बारे में बात की। देखो, मैं आपको बता दूं, यहां पे मैंने आपको बताया कि जैसे हाइड्रा होता है, ये हाइड्रा एक जंतु है जिसके शरीर पर ये अंगुली के समान क्या पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं,
और इस हाइड्रा के शरीर के ऊपर क्या है, एक कलिका का निर्माण होता है, या एक उभार का निर्माण होता है, या एक बहिर्वृद्धि का निर्माण होता है, या अतिवृद्धि का निर्माण होता है, या फिर एक कलिका का निर्माण होता है। ठीक है, ये कलिका धीरे धीरे क्या करती है, कोशिका विभाजन करती है, और कोशिका विभाजन करने पर इसके आकार में निरंतर क्या होते रहते हैं, वृद्धि होती है। जब इसके आकार में निरंतर वृद्धि हो जाती है और ये जीव पूर्ण रूप से जब विकसित हो जाता है तो ये मात्र जनक से क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है, और अलग होकर के ये संतति कोशिका जो होती है वो कुछ समय पश्चात स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वहन करना स्टार्ट कर देती है। ये कहलाती है मुकुलन विधि। जैसे मैंने आपको ईस्ट और राइजोपस के बारे में बात की, ये ईस्ट है, ईस्ट के अंदर ये केंद्रक है, यहाँ पर क्या है, ये मुकुल का निर्माण हुआ, और आपको बताया है कि ये केंद्रक होता है वो दो भागों में टूट जाता है। केंद्रक होता है वो नेक्स्ट स्टेप में दो भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और ये केंद्रक देखो धीरे धीरे क्या है, ये मुकुल होगा, उसका आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मुकुल का जब आकार निरंतर रूप से बढ़ता जाएगा, ठीक है, मुकुल का आकार जब निरंतर रूप से बढ़ता जाएगा तब वो पूर्ण रूप से मुकुल क्या है, वृद्धि कर लेगा, कोशिका विभाजन कर लेगा, या पूर्ण जीव में व्याख्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये मात्र जनक से क्या है, संतति कोशिका अलग हो जाती है, और संतति कोशिका जो होती है वो कुछ समय पश्चात परिवर्तित होकर के एक नए जीव में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मुकुलन विधि के द्वारा जनन कहते हैं। देखिए मुकुलन विधि जो होती है उसमें आपको बता दूं कुछ ऐसे जीव हैं जैसे ईस्ट है या राइजोपस, यहाँ पर कई बार क्या है कि एक कलिका का निर्माण नहीं होता है, एक अतिवृद्धि का निर्माण नहीं होता है, एक से अधिक कई बार क्या होता है, इनके ऊपर मुकुलों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ऐसे जीव जिनके शरीर पर एक से अधिक, ठीक है, ऐसे जीव जिनके शरीर पर कुछ विशेष परिस्थितियों में, ध्यान से सुनना, ऐसे जीव जिनके शरीर पर कुछ विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक किसका निर्माण हो जाता है, मुकुलों का या कलिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, और ये प्रत्येक कलिका क्या हो जाती है, विकसित होती है, और विकसित होने के पश्चात ये प्रत्येक कलिका धीरे धीरे कोशिका विभाजन करती है, और जब विकसित हो जाती है तो ये मात्र जनक से क्या हो जाती है, ये सारे भाग अलग हो जाते हैं, और अलग होने के पश्चात एक नए जीवों का, यहाँ पर अनेक नए जीवों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसे कहा जाता है टोरुलेशन। क्या कहा जाता है, टोरुलेशन के नाम से, टोरुलेशन के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, टोरुलेशन, या उसे टोरुला अवस्था के नाम से भी उसे जाना जाता है। कौन सी अवस्था के नाम से जाना जाता है, टोरुला अवस्था। टोरुला अवस्था की अगर हम परिभाषा दें तो इस तरीके से दे सकते हैं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर पर कुछ विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक कलिका या बहिर्वृद्धि या अतिवृद्धि या प्रवर्धों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक से अधिक हो रहे हैं। हाइड्रा में देखो एक ही कलिका या अतिवृद्धि या बहिर्वृद्धि का निर्माण हुआ है, जबकि आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यानी कि ये ईस्ट होता है या राइजोपस होता है। ईस्ट और राइजोपस के अंदर क्या है, कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं जिनके अंदर एक से अधिक कलिका या बहिर्वृद्धि या अतिवृद्धि का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसे टोरुला अवस्था कहा जाता है। और ये बहिर्वृद्धि या अतिवृद्धि होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है, और जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो मात्र जनक से क्या हो जाती है, अलग होकर के नए जीव के रूप में क्या है, स्वतंत्र रूप से जीवन का निर्वहन करने का कार्य करती है। उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है, टोरुला अवस्था कहा जाता है। तो ये टोरुला अवस्था आपकी बुक में नहीं है, फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया है, ठीक है। तो टोरुला अवस्था क्या है ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बता दिया है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर कुछ विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक कलिका या प्रवर्त या बहिर्वृद्धि या अतिवृद्धि का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है।
जब ये बहिर्वृद्धि या कलिका प्रवर्ध पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तो मातृ जनक से पृथक होकर के स्वतंत्र रूप से एक नए जीव के रूप में क्या है, ये अपना जीवन का क्या करते हैं, निर्वहन करने का कार्य करते हैं। ठीक है, खास तौर से राइजोपस और ध्यान से सुनना ईस्ट के अंदर। ठीक है, वैसे मैं बता दूं म्यूकर और राइजोपस के अंदर और भी दूसरा प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। आप ये मत समझना कि इसके अंदर केवल मुकुलन विधि के द्वारा ही जनन की क्रिया होती है। ठीक है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पर बीजाणुओं के द्वारा भी क्या होता है, जनन होता है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अलैंगिक जनन का एक अन्य प्रकार है जिस पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वो अलैंगिक जनन का प्रकार है कौन सा, ध्यान से सुनिएगा, वो है बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक है बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। देखिए, लेसन नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाई स्पोर्स, बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स। ठीक है, बीजाणु के द्वारा जनन कैसे होता है। देखिए, मैं बता दूं आपको, बीजाणुओं के द्वारा मुख्य रूप से जो जनन होता है वो शैवाल और कवकों के अंदर होता है। किन में होता है, शैवाल और कवकों के अंदर बीजाणुओं के द्वारा क्या होता है, जनन होता है। ठीक है, साथ में आपको मैंने अभी उदाहरण दिया था कि कुछ ईस्ट होते हैं। ठीक है, तो शैवाल और जो कवक होते हैं, शैवाल और दूसरे कौन होते हैं, कवक होते हैं। इन शैवाल और कवकों के अंदर अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा। शैवाल और कुछ कवकों के अंदर अलैंगिक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, और बीजाणु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक बीजाणु जो होते हैं उन्हें चल बीजाणु कहा जाता है। बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक बीजाणु को चल बीजाणु या इसे जू स्पोर कहा जाता है, और दूसरे जो बीजाणु होते हैं उन्हें अचल बीजाणु कहा जाता है। कौन से बीजाणु कहा जाता है, अचल बीजाणु कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे शैवाल और कवक होते हैं जो मोस्टली कहां पर पाए जाते हैं, जल के अंदर पाए जाते हैं। और जो जल में पाए जाते हैं उनके अंदर अलैंगिक जनन की क्रिया जो होती है वो बीजाणुओं के द्वारा होती है। और बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक चल बीजाणु होता है, दूसरा कैसा होता है, अचल बीजाणु होता है। अचल बीजाणु को बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर के नाम से उसे जाना जाता है। तो बीजाणु कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, जूस्पोर और दूसरे कौन से होते हैं, एप्लेनोस्पोर। ठीक है, देखिए चल बीजाणु जो होते हैं, ये देखिए चल बीजाणु होते हैं इस तरीके से। और चल बीजाणु जो होते हैं उनके अंदर क्या है, या तो कसाब पाए जाते हैं या पक्षांग पाए जाते हैं। इन कसाब या पक्षांगों की सहायता से ये बीजाणु क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं, जल के अंदर करते हैं। क्योंकि युग्मकों का जो संलयन होता है वो कहाँ होता है, बाहर होता है। युग्मकों का संलयन कहाँ होता है भाई, ये वातावरण में होता है। मोस्टली मैंने बताया जल के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये कसाबी काएं पाई जाती है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का क्या है, शैवाल है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, चल बीजाणु होते हैं।
उनके अंदर चल बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। किनके अंदर चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर, क्लेमाइडोमोनास। और क्लेमाइडोमोनास के अंदर कौन से बीजाणु पाए जाते हैं, चल बीजाणु पाए जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, इन बीजाणुओं का जो निर्माण होता है, चल बीजाणु हो या अचल बीजाणु हो, इनका निर्माण, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है कि चल बीजाणुओं का निर्माण जो होता है या अचल बीजाणुओं का निर्माण होता है वो किसमें होता है, बीजाणुधानी के अंदर होता है। किसमें होता है, बीजाणुधानी के अंदर होता है, स्पोरेंजिया के अंदर होता है। ठीक है, जिसमें क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी धर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, बीजाणुधानी धर पाए जाते हैं। और बीजाणुधानी धर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की पाई जाती है, माइक्रोस्पोरेंजिया 4 और दूसरा होता है मेगास्पोरेंजियो 4। ठीक है, वैसे 11th क्लास में हमने इन पे बात कर ली है। तो हमने आपको बता दिया बीजाणुओं का निर्माण जो क्लेमाइडोमोनास में होगा, अर्थात शैवालों में या कवकों में होगा। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में कौन से बीजाणुओं का निर्माण होता है, चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, जूस्पोर का निर्माण होता है। और चल बीजाणु कैसे होते हैं, ये एक चल बीजाणु मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ये एक, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लेमाइडोमोनास की संरचना है, ये क्लेमाइडोमोनास की संरचना, और इसके अंदर ये क्या है, चल बीजाणुओं का निर्माण हो गया है इस तरीके से। ठीक है, और चल बीजाणु जो है यहाँ से क्या है, बाहर निकले, ये बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद ये चल बीजाणुओं से नई संततियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, किनका निर्माण हो जाता है, नई संततियों का निर्माण हो जाता है। चल बीजाणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, पतली भित्ति युक्त होते हैं। कैसे होते हैं चल बीजाणु, एक कोशिकीय होते हैं, पतली भित्ति युक्त होते हैं। ठीक है भाई, कैसे होते हैं, पतली भित्ति युक्त होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और कैसे होते हैं, बिल्कुल शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं। कैसे होते हैं, बिल्कुल शुष्क होते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जिनमें अचल बीजाणु पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जिनमें अचल बीजाणु पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बात की यूलोथ्रिक्स के अंदर। यूलोथ्रिक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, अचल बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, अचल बीजाणु जो होते हैं इनको कोनोडिया भी कहते हैं। अचल बीजाणुओं को क्या कहा जाता है, कोनोडिया भी कहा जाता है। पर अचल बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं। कुछ अचल बीजाणु ऐसे होते हैं जो बीजाणुधानी के अंदर निर्मित होते हैं, और कुछ अचल बीजाणु ऐसे होते हैं जो बीजाणुधानी के अंदर निर्मित नहीं होते हैं, वो बाहर ही लगे होते हैं। ठीक है, कुछ अचल बीजाणु ऐसे होते हैं जो बीजाणुधानी के अंदर निर्मित होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बीजाणुधानी के अंदर निर्मित नहीं होते। जैसे यूलोथ्रिक्स होता है, उसमें अचल बीजाणु जो होते हैं जिनको हम कोनोडिया बोलते हैं, तो वहां पे कोनोडिया नहीं बोलेंगे, उनको केवल अचल बीजाणु बोलेंगे। ठीक है ना, यानी कि हम अचल बीजाणु को कोनोडिया कह सकते हैं, अचल बीजाणु को कोनोडिया कह सकते हैं, क्योंकि अचल बीजाणु और कोनोडिया में जरा सा अंतर है। अचल बीजाणु जो होते हैं उनका निर्माण खास तौर से बीजाणुधानी के अंदर होता है, जबकि जो कोनोडिया होता है उनका निर्माण, ठीक है, उनका निर्माण बीजाणुधानी के अंदर नहीं होता, बल्कि कोनोडियो 4 के अंदर होता है। किसमें होता है, कोनोडियो 4 के अंदर होता है। इसलिए अचल बीजाणुओं को क्या कहा जाता है, अचल बीजाणुओं को हम कोनोडिया भी कहते हैं, कोनोडिया, CONODIA। हिंदी में भी मैं आपको लिख रहा हूं, कोनोडिया लिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जिनके अंदर अचल बीजाणु पाए जाते हैं, और उन अचल बीजाणुओं से नई संततियों का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है, नई संततियों का क्या होता है, निर्माण। तो अभी तक हमने सवाल यानी कि बीजाणु के द्वारा किस प्रकार से जन्म होता है, तो मैंने आपको बताया बीजाणु के द्वारा अधिकांशतः शैवाल और कवक, इन दोनों के अंदर, ठीक है, शैवाल और कवक इन दोनों के अंदर क्या होता है, बीजाणु द्वारा अलैंगिक जन्म होता है।
शैवाल और कवकों में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, एक चल बीजाणु होते हैं, दूसरे अचल बीजाणु होते हैं। इन बीजाणुओं का निर्माण किस में होता है? बीजाणुधानी के अंदर होता है। और बीजाणुधानी मैंने आपको बताई दो प्रकार की होती है, एक माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, ठीक है, और दूसरी होती है मेगास्पोरेंजियोफोर, ठीक है। ये बीजाणुधानी में जैसे क्लेमाइडोमोनास का मैंने बताया कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर चल बीजाणुओं का निर्माण होता है और इनमें जो चल बीजाणु होते हैं उनसे नई संततियों का निर्माण होता है। ये चल बीजाणु क्या है? गतिशील होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या है? चलने के लिए कसाब या पक्षाम इन जंतुओं के इनके अंदर क्या है? कसाब या पक्षाम इनके अंदर क्या है? पाए जाते हैं, ठीक है। और क्लेमाइडोमोनास के अंदर अनेक क्या है? चल बीजाणु होते हैं और वो चल बीजाणु क्या है? नए जीवों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अचल बीजाणु मैंने आपको बताया कि अचल बीजाणु जैसे यूलोथ्रिक्स में अचल बीजाणु पाए जाते हैं और उन अचल बीजाणुओं से क्या है? अनेक जीवों का निर्माण होता है। राइजोपस होता है, उसमें अचल बीजाणु को कोनोडिया कहा जाता है। राइजोपस में अचल बीजाणु को क्या कहा जाता है? कोनोडिया कहा जाता है। और राइजोपस के अंदर जो अचल बीजाणु होते हैं उनका निर्माण बीजाणुधानी के अंदर नहीं होता बल्कि किसमें होता है? कोनोडियोफोर के अंदर होता है। और उन अचल बीजाणुओं से नए जीवों का क्या हो जाता है? निर्माण होता है, ठीक है भी। तो इस तरीके से बीजाणुओं के द्वारा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के शैवाल कवकों के अंदर क्या होता है? अलैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। देखिए, अलैंगिक जनन का एक प्रकार और पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगला हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, जिसको हम वर्धी जनन भी कहते हैं। वर्धी जनन क्या बोलते हैं? वर्धी जनन कहते हैं। वर्धी जनन न कहें तो इसका एक दूसरा नाम है कायिक प्रवर्धन, इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या इसका तीसरा नाम हम ये भी दे सकते हैं कायिक जनन। कौन सा जनन? कायिक जनन। मैंने जब आपको अलैंगिक जनन के बारे में बताया था कि अलैंगिक जनन जो होता है वो उच्च श्रेणी के कशेरुक और अकशेरुक प्राणियों के अंदर अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, परंतु उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उनमें अलैंगिक जनन जो है वो एक विशेष विधि के द्वारा होता है और उस विधि को कायिक जनन, वर्धी जनन या उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अर्थात ये कायिक जनन को अलैंगिक जनन के अंदर क्या है? शामिल किया गया है। इसलिए मैंने आपको जब पढ़ाया था तब आपको मैंने बताया था जनन के प्रकार, और मैंने ये बताया था कि लोअर क्लासेस में हम आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि जनन 3 प्रकार का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जबकि हायर क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि भाई कायिक जनन को ही अलैंगिक जनन के अंदर क्या है? शामिल कर रखा है, ठीक है, क्योंकि कायिक जनन में भी एक ही जनक जनन की क्रिया में भाग लेता है और अलैंगिक जनन की क्रिया में भी एक ही जनक जनन की क्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। कायिक जनन भी मोस्टली जो होता है, ठीक है, उसमें समसूत्र विभाजन होता है, वहां भी होता है, यहां भी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कायिक जनन के बारे में। देखिए, पादपों में मुख्य रूप से क्या है? कायिक जनन की क्रिया पाई जाती है। कौन से जनन की क्रिया पाई जाती है? कायिक जनन की क्रिया पाई जाती है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पादप की जो संरचना होती है उसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पादप की संरचना के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। एक भाग होता है जड़, दूसरा होता है तना और तीसरा होता है पत्ती। एक को हम बोलते हैं रूट, दूसरे को बोलते हैं लीफ और ये हो गया स्टेम, RLS। इसके अलावा कलिकाएं भी पाई जाती हैं, इनमें पुष्प भी पाए जाते हैं, ठीक है, पुष्प क्रम भी इनके अंदर पाया जाता है। तो आपने देखा कि पादप जो होते हैं उनके कुछ ऐसे भाग होते हैं जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं और नए पादपों का निर्माण।
जैसे बहुत सिंपल सा मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, एक एक फैक्ट पर आप बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने देखा है जड़ों के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, कि जड़ का एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे शीशम है, डेलबर्जिया शिशु, डेलबर्जिया शिशु, ये शीशम का पौधे का वनस्पति नाम है, डेलबर्जिया शिशु। तो शीशम का जो पौधा होता है उसकी जड़ें होती हैं, उन जड़ों को आप थोड़ा सा काट के लेके आ जाइए और उसको फिर मृदा के अंदर अनुकूल परिस्थितियों में बो दीजिए। तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वो शीशम की जड़ अंकुरित होगी और कुछ दिनों बाद एक नए पौधे का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या देखा कि उनकी जड़ों में क्या होता है, जनन होता है। अगर उनकी जड़ों को लेकर के भूमि में बो दिया जाए तो अनेक पौधे क्या है, शीशम के हम तैयार कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर इस तरीके से अनेक पादपों का क्या है, निर्माण किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में तो विभिन्न प्रकार के जो पादप होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के अंदर मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के पुष्पों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या है, इसी तरीके से अगर तना लिया जाए, तने का उदाहरण दे रहा हूं। तना जैसे हमने क्या है, ये क्या है, गन्ना है। गन्ने के पौधे में परुसंधि और क्या है, परु पाए जाते हैं। परुसंधि और क्या पाए जाते हैं, परु पाए जाते हैं। यदि हमने गन्ने का इस शाखा को लिया और इसको ऐसे, यानी गन्ने के इस तने को लिया, नहीं कि शाखा को, गन्ने के इस तने को लिया और लेकर के इसको हमने काट दिया और काटने के बाद इसको यहां से मृदा में क्या है, हमने बो दिया, ठीक है। तो बोने के बाद आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात इस गन्ने के इस पौधे की ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, वो अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होने लगती है और एक नवोद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है। और धीरे धीरे नवोद्भिद पादप क्या होता है, वृद्धि करता है, कोशिका विभाजन करता है और कोशिका विभाजन करने के बाद कुछ समय पश्चात एक नए पौधे का यहाँ पर क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने अभी हम इनके बारे में डिटेल से पढ़े हैं, पर फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। ब्रायोफिल्ला की पत्ती होती है, पत्थर चट्टा की पत्ती, उनकी पत्तियों के किनारे पर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। तो कई बार या तो पत्ती टूट के गिर जाती है या फिर कई बार क्या होता है कि पत्ती के साथ साथ ये अपस्थानिक कलिकाएं टूट करके गिर जाती है। जैसे अनुकूल परिस्थिति आती हैं तो ये अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती है और वहां पर किसका निर्माण हो जाता है, किसका निर्माण हो जाता है, पत्थर चट्टे के पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। हम अपने हाथों में मेहंदी लगाते हैं और मेहंदी लगाने के लिए आजकल मेहंदी आती है, रेडीमेड मेहंदी आती है। इसलिए अगर आप मेहंदी लगाना चाहें तो मेहंदी का पौधा होता है, पौधे की क्या होते हैं, शाखाएं होती हैं। यदि उस पौधे में से एक शाखा को तोड़ के लेके अपने घर आ जाइए और उस शाखा को अगर आप मृदा में बो देंगे तो बोने के पश्चात उस शाखा में क्या होगा, अंकुरण होगा और अंकुरण होने के बाद नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आपने गेंदा का पौधे का पुष्प सुना होगा। गेंदा के पुष्प जब सूख जाते हैं तो उनकी जो छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं उनको यदि आप मिट्टी के अंदर लेकर के और उन्हें मिला दिया जाए तो कुछ समय पश्चात आप देखेंगे वहां पर गेंदा के छोटे छोटे अनेक पौधों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये एक क्या है, कायिक प्रवर्धन है। क्या है, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक परिवर्धन की परिभाषा क्या हुई, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन की परिभाषा क्या हुई, पौधे के वे कायिक भाग, कौन से भाग, पौधे के वे कायिक भाग, ठीक है, किसके भाग, पौधे के वे कायिक भाग। यानी कौन कौन से भाग होते हैं, जड़ होती है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं और उनसे क्या होता है, उन पादप के कायिक भागों से किसका निर्माण हो रहा है, नए पौधे का निर्माण हो रहा है। पादप के वे कायिक भाग, कौन कौन से कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती और शाखाएं, और उनसे किसका निर्माण हो रहा है, एक नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, वर्धी जनन, कायिक प्रवर्धन, या उसे क्या कहा जाता है, कायिक जनन कहा जाता है। कायिक जनन की परिभाषा क्या निकल के आई कि ऐसा जनन जिसमें पौधे के वे कायिक भाग
पौधे के कायिक भागों से नए पादपों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, पौधे के कायिक भागों से नए पादपों के निर्माण की क्रिया को ही कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन या उसे वर्धी जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे वर्धी जनन कहा जाता है। परिभाषा बिल्कुल और भी सटीक आपको अगर देनी है तो आप किस तरीके से दे सकते हैं कि पादप के कायिक, ठीक है, अंग, पादप के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती और शाखाओं से, शाखा आदि से, ठीक है, नए पादप के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, कायिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कायिक जनन कहा जाता है। बोलिए आपको कोई प्रॉब्लम? मैं एक बार फिर बता रहा हूं, पौधे के कायिक अंग जैसे जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है, शाखाएं हो सकती है, पुष्प हो सकता है। तो ये पौधे के जो कायिक भाग होते हैं, उन कायिक भागों से नए पौधे का क्या हो, निर्माण हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब कायिक प्रवर्धन के बाद हम बात करते हैं कि प्रवर्ध क्या है। कायिक प्रवर्ध के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। कायिक प्रवर्ध के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल किसे कहते हैं, प्रोपेग्यूल, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। देखिए कायिक जो प्रवर्ध होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कायिक प्रवर्ध क्या है। पौधे का वह भाग, ध्यान से सुनना, पौधे का वह भाग, देखिए पौधे का क्या हो गया, वह भाग जो नए पादप के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। पौधे का वह भाग, पौधे का कौन सा भाग, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, उसकी पत्ती हो सकती है या शाखाएं होती हैं, उस वाले भाग को क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्ध कहा जाता है। पौधे का वह भाग जो कायिक जनन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है, या पौधे की वह संरचना जो कायिक जनन की क्रिया द्वारा नए पादपों के निर्माण की क्रिया में सहायक होती है, उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्ध कहते हैं, ठीक है। तो पादप का वह भाग जो अलग होकर के, ये अलग हो गए, पादप का वह भाग जो अलग होकर के नए पादप के निर्माण की क्रिया में सहायक होता है, उसे क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्ध कहा जाता है, ठीक है। कायिक प्रवर्ध समझ आ गया होगा। पौधे का वह भाग जो पौधे से अलग होकर के नए पादप का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्ध। देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। आपने देखा होगा कि नीम का पौधा होता है, उसमें अनेक छोटी छोटी निम्बोलियां आती हैं। अभी आपने देखा कि मई जून के महीने में बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ी थी और वो निम्बोलियां टूट टूट करके कहाँ गिर गई, मृदा में गिर गई, पृथ्वी की सतह पर गिर गई, ठीक है। और आजकल क्या है, अनुकूल परिस्थितियां चल रही है क्योंकि वर्षा हो रही है, तो वो निम्बोलियां हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है, अंकुरित हो रही है। और आप देखेंगे कि जितनी भी निम्बोलियां टूट करके गिरी हैं, ठीक है, वो टूट करके जो गिरी हैं वो सब छोटे छोटे अनेक पौधे आप नीम के पौधे के नीचे देख सकते हैं। ऐसे पीपल के पौधे के नीचे भी बहुत सारे क्या है, पीपल के छोटे छोटे वृक्षों को देख सकते हैं, क्योंकि पीपल होता है या क्या है आपका, पीपल का जो पौधा होता है या बरगद का पौधा होता है उसमें गोल आती है, ठीक है, वो एक प्रकार का विशेष खाने का पदार्थ भी होता है, उनमें छोटे छोटा कणीय संरचना होती है, वो जब मृदा में गिर जाते हैं और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं और छोटे छोटे अनेक पीपल के पौधों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। देखिए हमने आपसे बात कर ली अभी कायिक जनन क्या है, ठीक है। तो पौधे, ध्यान से सुनना, कायिक जनन की परिभाषा हमने आपको बताया कि पादप के वे कायिक भाग, पादप के वो कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, शाखा आदि से नए पादप के निर्माण की क्रिया को वर्धी जनन, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। दूसरा बिंदु हमने पढ़ लिया है, कायिक प्रवर्ध किसे कहते हैं।
तो पादप का वह भाग जो अलग होकर के, या पादप की वह संरचना जो पौधे से अलग होकर के नए पादप के निर्माण की क्रिया में सहायक होते, उसे कायिक प्रवर्त कहा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है और वो है, ध्यान से सुनिएगा, कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन के प्रकार, टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो कायिक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। देखिए, पहला प्रकार का होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन सा? कायिक जनन। कायिक जनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। पहला हो गया नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरे को बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कायिक जनन दो प्रकार का हो गया, प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या है। ठीक है, ऐसा जनन जो प्राकृतिक रूप से पादपों में स्वतः ही क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे नीम की निम्बोली टूट करके गिरी। क्यों गिरी है? क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां आई, गर्मी आई, तो गर्मी आने पर वो नीम की निम्बोली टूटी, मिट्टी में गिरी, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएंगी तो निम्बोलियां क्या हो जाएगी? अंकुरित हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा है कि घास पूरी पृथ्वी पर सूख चुकी है, कहीं भी घास आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति आने के कारण घास सूख गई है। पर जैसे ही वर्षा होगी तो कुछ दिनों बाद वो पूरी घास जो होगी वो हरी भरी हो जाती है, क्योंकि उनमें क्या हो जाता है? कायिक जनन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। ये सारा काम कैसे हो रहा है? नेचुरली हो रहा है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है, स्वतः ही हो रहा है पादपों के अंदर। इसमें मानव का कोई रोल नहीं है, मानव की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा जनन जो प्रकृति के द्वारा स्वतः ही क्या होता है? पूर्ण होता है। ऐसा जनन जो प्रकृति के द्वारा क्या होता है? स्वतः ही पूर्ण होता है, वो प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। और ऐसा जनन जो मानव के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बागवानी का जो कार्य किया जाता है, हॉर्टिकल्चर का होता है, फ्लोरिकल्चर का होता है, वो किस में आता है? कृत्रिम कायिक जनन में आता है। ऐसा जनन जिसमें मानव के द्वारा, ठीक है, मानव के योगदान के माध्यम से नए पादपों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ऐसे पादप जिनके निर्माण में मानव का महत्वपूर्ण क्या होता है? भूमिका होती है, योगदान होता है, वो कहलाता है आपका कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, जो खास तौर से हमारे बागवानी के क्षेत्र में या फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में या हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में ज्यादातर यूज में लिया जाता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आरबीएससी में तो आपका कृत्रिम कायिक जनन डिटेल से दे रखा था, आरबीएससी के लास्ट ईयर तक की बुकों, पर इस वर्ष एनसीईआरटी में ये कृत्रिम कायिक जनन को हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ये दे नहीं सकते। इस वर्ष हमें केवल क्या दे रखा है? प्राकृतिक कायिक जनन ही दे रखा है। तो प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में प्राकृतिक कायिक जनन आपको दे रखा है, कृत्रिम कायिक जनन है नहीं, इसलिए हम उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो कई प्रकार से होता है।
देखिए कितने प्रकारों के माध्यम से होता है उस पर बात करते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन के प्रकार। देखिए प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो जड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, चलो पहले पत्तियां लिख देता हूं। सबसे पहले लिख दिया हमने पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा हमने आपको बता दिया किन के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है। तीसरा किसके द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है। तना कैसा होता है, 3 प्रकार का होता है, मैं आपको बता दूं। एक भूमिगत तना होता है जो भूमि के अंदर होता है, एक अर्धवायवीय तना होता है, और तीसरा कौन सा होता है, वायवीय तना होता है। भूमिगत तने को भी हम 4 भागों में पढ़ेंगे, अर्धवायवीय तने को भी हम क्या है कई 4 भागों में पढ़ेंगे। पत्तियों के द्वारा, जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा। ठीक है, अगला है पत्र। ठीक है, यानी कि पत्र कंद के द्वारा, या बुलबिल्स बोल सकते हैं इनको, बुलबिल्स के द्वारा, बुलबिल्स के द्वारा। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पत्तियों के द्वारा, जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा और पत्र कंद के द्वारा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पत्ती, जड़, तना और पत्र कंद के ऊपर हम आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।